अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। डिजिटल सेट मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने मीडियन, मोड और रेंज कंप्लीट किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आगे कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को लेते हुए। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी टेबल। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ईजी है। फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट और वैल्यू अकर। बेसिकली फ्रीक्वेंसी बताती है कि एक इवेंट कितनी बार इवेंट अकर हुआ है, कितनी बार इवेंट वो हुआ है, कितने टाइम्स अकर हुआ है वो इवेंट। तो वो बेसिकली हमें टोटल अमाउंट बता देती है फ्रीक्वेंसी। A frequency table is a table that lists item and show the number of time the item occurs. तो बेसिकली एक आइटम है और कितनी बार अकर हुआ है उसको बेसिकली करके हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बताता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ आइसक्रीम स्कूप। 8 स्कूप कितने लोगों ने लिए, एक फ्रीक्वेंसी है इसकी। इसी तरह 5 स्कूप 2 लोगों ने लिए है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। बेसिकली क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ आइसक्रीम स्कूप फॉर अ कस्टमर एट एन आइसक्रीम पार्लर। तो बेसिकली ये डेटा जिसमें 8 स्कूप एक ही फ्रीक्वेंसी है उसकी, 5 स्कूप 2 फ्रीक्वेंसी, मतलब 5 स्कूप 2 लोगों ने लिए है। इसी तरह सो ऑन, ये सारा डेटा गिवन है। आगे पढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसक्रीम स्कूप ऑफ 24 कस्टमर। तो ये बेसिकली 24 कस्टमर का डेटा है। एट एन आइसक्रीम पार्लर इज डिस्प्ले इन द टेबल विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर द मीडियन, मोड एंड रेंज करेक्टली। तो बेसिकली हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट बेसिकली इनइक्वालिटी में बता रहा है। जैसे कि मॉड इज लेसर देन मीडियन, मीडियन लेसर देन रेंज। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें जो इजी वे है, जिस चीज को हम आसानी से निकाल सकते हैं, सबसे पहले वो निकालने की जरूरत है। तो आप सबको पता होना चाहिए यहाँ पर 3 चीजें, मोड है, मीडियन और रेंज। जो सबसे आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमारे पास होता है मोड। तो सबसे आसान होता है मोड, क्योंकि मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में गो थ्रू की थी सारी चीजें। अगर आपने वीडियो नहीं गो थ्रू की तो उसको पहले देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर आप इस वीडियो पे आए, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो मोड सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वैल्यू, जैसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीट वैल्यू, इसको हम मोड कहते हैं उस डेटा सेट के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है। देखिए 7 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो किसकी है, नंबर ऑफ आइसक्रीम स्कूप कितने 3। तो इसका मतलब मोड मेरे पास हो गया 3। ठीक है। अब सबसे इजी होता है मोड निकालना। अब रेंज और मीडियन में सबसे आसान हमारे पास रेंज होगी। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट स्कूप कितने 8 और लोवेस्ट स्कूप 1 है, नीचे लिया हुआ है। तो 8 माइनस 1 करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है। मोड 3 आ गया, रेंज 7 आ गया। ये दो चीजें आ गई। अब मीडियन की बारी। मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा किस तरीके से मैंने मोड और रेंज को फाइंड आउट किया है। मीडियन बेसिकली किस तरीके से निकालेंगे हम। ठीक है। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उसको पहले यहाँ क्लियर कर देते हैं। सिंपल हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर टोटल वैल्यू हमारे पास 24 कस्टमर है। ठीक है। 24 का हाफ हमारे पास बनता है 12, क्योंकि हमारे पास जो मिड वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, हमारा मीडियन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास हाफ बनेगा बेसिकली 12। ठीक है। तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा, ये भी जो हमारे पास बन रहा है इवन नंबर बन रहा है। ठीक है। इवन वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 12 टर्म मतलब डिवाइड बाय 2 किया तो यहाँ मेरे पास आ गया 12, मिड वैल्यू आ गई। तो बेसिकली इवन नंबर है, तो यहाँ पर प्लस 13, मतलब 12 के बाद क्या आता है 13। इसका मतलब 12 को प्लस करूंगा 13 टर्म से और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ये लास्ट वीडियो में कर चुके हैं सारी चीजें। तो यहाँ पर चेक करते हैं 12 और 13 टर्म कौन सी है। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी, 1 स्कूप जो है कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम आ रहा है। फिर जो 2 स्कूप आ रहा है तो कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम। तो ये टोटल कितना होगा 12। इसका मतलब जो 12th पोजीशन पे वैल्यू है वो क्या है, 2 है। ठीक है। 12 पोजीशन वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 की जगह 2। फिर 13 पोजीशन का होगी, इसके ऊपर होगी, ऑब्वियसली बात है। तो इससे 12 के बाद 7 प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा 19। तो 12 के बाद ही 13 आएगा, तो वो इसके कितने स्कूप है, 3 स्कूप। तो 2 13 की जगह आ जाएगा 3 और डिवाइड बाय 2 तो 5 बन जाएगा। 5 डिवाइड बाय 2 तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2.5। ये तीनों वैल्यूज मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगी 2.5, जो कि है हमारा मीडियन। ठीक है। छोटा है, किससे छोटा है, इससे छोटा है। फिर हमारे पास आ जाएगा ये मोड, MOD लिख रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 7, जो कि है रेंज। अब देखते हैं कौन सी कंडीशन यहाँ पर मैच करती है। ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, मीडियन इज लेसर देन मोड, मोड इज लेसर देन रेंज। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस मीडियन, मोड, रेंज निकाल लेना चाहिए और फ्रीक्वेंसी टेबल
तो डेटा को समझना पड़ता है, बाकी ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा जी, अब एक और हमारे पास टॉपिक है टू वे टेबल्स। ठीक है, दो बेसिकली टेबल हमारे पास यहाँ दो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरीके से कॉलम के बिना। ठीक है, computer produced at a factory occurred during two shifts as shown in the chart above. If computers are produced only during the morning and afternoon shift, on which of the following pair of a day is the greatest total number of computer produced? तो बेसिकली हमारे हमें बताना है कि which of the following pairs of day is the greatest total number of computer produced, कौन से दिन सबसे ज्यादा कंप्यूटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। दो पेयर बताना, दो दिन बताना है जो बेसिकली सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको टू वे टेबल कहते हैं। दो बेसिकली यहाँ पर टेबल, दो हमारे पास कॉलम है जो डेटा शो करवा रहा है। तो सिंपल हम बताने कौन से ऐसे दो दिन है जिसमें सबसे ज्यादा डेटा आपका कंप्यूटर प्रोड्यूस मतलब बन रहा है। ठीक है, सिंपल सवाल है। तो मैं क्या करूंगा, मॉर्निंग और इवनिंग को प्लस कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 575। ये क्या हो जाएगा 245 प्लस 330, ये हो जाएगा 575, ये भी 575 बन गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है 255 प्लस 340, ये 595 बन गया। फिर हमारे पास है 250 प्लस 315, 565 हो गया हमारे पास। और फिर हमारे पास 225 प्लस 360 हो गया 585। तो अगर आप नोट करें दो कौन से दिन हो गए यहाँ पर, एक 595 है जो वेनसडे आ रहा है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं कंप्यूटर्स। ठीक है, और एक फ्राइडे। तो वेनसडे और फ्राइडे, अगर क्योंकि यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डे इज द ग्रेटेस्ट टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस, तो वेनसडे एंड फ्राइडे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये इस तरह की एग्जांपल दे दी थी कि टू वे टेबल के सवाल किस तरीके से आ सकते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्लियर करने पड़ेंगे, बाकी बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आसान है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना है। फॉर्मूले को इस्तेमाल कर बगैर वैल्यू निकालें, किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं हम। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ डिस्पर्स द डेटा इज इन द रिलेशन टू मीन। लो और स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट डेटा आर क्लस्टर्ड टाइटली अराउंड द मीन। अगर आपका लो और स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो हमें ये बताता है कि बहुत टाइटली अराउंड मतलब क्लोज है मीन के आपकी वैल्यू। ठीक है, हाई और लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट डेटा आर मोर स्प्रेड अवे। ठीक है, दूर है से। स्टैंडर्ड डेविएशन क्लोज टू जीरो इंडिकेट डेटा पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू मीन, where a large standard deviation indicate data pointer spread away from the mean। तो बेसिकली अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा तो वो आपके मीन से दूर होगा, अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगा तो मीन के करीब होगा। ये एक एग्जांपल के तौर पे एक सवाल है हमारे पास, एक दो सेट गिवन है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं। बोथ डेटा सेट कंसिस्ट 21 वैल्यूज, दोनों सेट डेटा सेट में 21 वैल्यू। फॉर बोथ डेटा सेट द मीन वैल्यू इज 3, दोनों के मीन जो है वो 3 है। ठीक है, दोनों के मीन क्या है 3 है। However, set A as lower standard deviation than the set B। अब ये बता रहा है जो सेट ए है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लो है अगर हम कंपेयर करें सेट बी से, बिकॉज द वैल्यू इन सेट ए आर मोर कॉन्क्रीटेड एट एंड अराउंड द मीन वैल्यू। तो बेसिकली अब इसके कैसे पता चलेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन लो है या हाई है। बेसिकली हमारा मीन जो आया है वो 3 आया है। अब हमें चेक करना है डेटा सेट के जो बाकी वैल्यूज हैं क्या वो 3 के करीब करीब है। जैसे कि उसके साथ वैल्यू है 2, उसके साथ वैल्यू है 4, और आप देखें मीन की वैल्यू ऑलरेडी 10 है। ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना, अभी पढ़ा है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब 3 जो मीन आया उसकी 10 वैल्यूज है, और जो 2 और 4 है वो भी बहुत सारी वैल्यूज है इसके करीब करीब है। जैसे 2 जो है 5 टाइम्स है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह 4 जो है 3 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यूज जो मीन आया है उसके आगे या पीछे वाली वैल्यूज बहुत ज्यादा करीब करीब है मीन के, तो इसलिए उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो लो होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहाँ भी वैल्यू करीब है लेकिन इसके कंपैरिजन में नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी मीन 3 आया है, इसलिए 3 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 4 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारे पास 4 है। ये भी अगर देखा जाए तो करीब करीब है, लेकिन सेट ए को अगर कंपेयर किया जाए तो उसके करीब नहीं है, वो वाली वैल्यू ज्यादा क्लोज और करीब है मीन के। तो इसीलिए सेट ए का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लोअर है सेट बी के मुकाबले। सेट बी की जो वैल्यू थोड़ी स्प्रेड हुई भी है, फैली भी है थोड़ी, अगर हम सेट ए से कंपेयर करें तो इसलिए जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो थोड़ा हाई होगा उससे। ठीक है, लार्जर होगा। तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। एग्जांपल्स भी देख लेते ताकि उससे भी थोड़ी चीजें क्लियर हो जाए, अगर इस बात पे यहाँ क्लियरिटी नहीं आई है। एक सवाल है हमारे पास, देखिए दो सेट गिवन है हमारे पास। ठीक है,
एक डेटा सेट 1 है, एक डेटा सेट 2 है। द टेबल अब शो टू सेट ऑफ द फॉलोइंग, कंपेयर डेटा सेट 1 टू विच इज ट्रू, बताना है बेसिकली कौन सा इसके अंदर ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं निकाल लूंगा। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, स्टैंडर्ड डिवीजन है डिफरेंट एंड मीडियन आर सेम। अब यहाँ मीडियन की बात करते हैं, अब मीडियन का क्या करें, तो सबसे पहले तो मीन निकालेंगे, क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा है, डेटा सेट अगर मीन के करीब होगा तो वो आपको क्या होगा, लार्जर लोअर होगा, लोअर स्टैंडर्ड डिवीजन होगा। अगर आपका डेटा मीन के क्लोज होगा तो वो लोअर स्टैंडर्ड डिवीजन होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन। मीन कैसे निकालेंगे, सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, टोटल हमारे पास 7 वैल्यूज हैं। तो डेटा सेट 1 का निकालो, 6 + 4 + 3 + 8 +4 + 6 + 5 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 वैल्यूज है हमारे पास। तो इसका जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 5.14। अब इस डेटा सेट का निकाल लेते हैं हम। 4 + 3 + 7 + 8 + 2 + 5 + 6, इसको डिवाइड बाय 7 कर लिया। इसका मीन आ रहा है मेरे पास 5। ठीक है, अब यहाँ पर मीडियन की भी बात हो रही है, अगर आप देखें तो मीडियन भी निकाल लेते हैं, मीडियन निकालने को मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा सेट 1 है, इसको सबसे पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, मीडियन के लिए जरूरी है। तो 3 4, फिर 2 बार 4 आ रहा है, 4 लिख दिया हमने, 5 6 2 टाइम है, एंड देन 8, यही सारी वैल्यूज है, 7 वैल्यूज हो गई। अगर मैं इसके अंदर मीडियन देखूं तो हमारे पास बेसिकली मिडल वैल्यू क्या आ रही है, 5, तो इसका मतलब इसका मीडियन मेरे पास हो गया 5। अब यहाँ पर सेम स्टेप यही करूंगा, पहले मैं अरेंज करूंगा, 2 3, 2 हो गया, 3 कर लिया, 4, 4 के बाद 5 6 7 एंड 8। इसका भी अगर हम मीडियन देखें तो वो मिड वैल्यू क्या आ रही है, 5, तो यहाँ भी मीडियन जो आ रहा है वो मेरे पास 5 आ रहा है। ठीक है, अब इससे हमें फायदा क्या हुआ, एक तो बेसिकली डेटा ऑप्शन के अंदर मीडियन था। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, मीडियन आर सेम, मीडियन आर डिफरेंट, मीडियन आर सेम, मीडियन आर डिफरेंट। तो मीडियन दोनों का सेम आया है। इससे आपको फायदा ये होगा कि मीडियन सेम आया है तो आपके दो ऑप्शन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मीडियन आर डिफरेंट, तो बी ऑप्शन खत्म हो गया, इसी तरह डी ऑप्शन भी खत्म हो गया। इसका मतलब अब आपका जो आंसर है इन दो ऑप्शन में से किसी में आंसर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये दो ऑप्शन में से हमारा कोई आंसर है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कौन सा आंसर है, ये हमें मीडियन के थ्रू भी बड़ा आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ पर अरेंजमेंट हमारी हुई हुई है, ठीक है, ये अरेंजमेंट हुई हुई है। ठीक है, मीन हमारा आया है 5.14। तो 5.14 के अगर करीब करीब देखो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज है, 4 दो बार है, 6 दो बार है, और बीच में 5 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा जो मीन आया है वो 5 आया है। सही है, और 5 के करीब कितनी वैल्यू, 4 है, 5 है और 6 है, मतलब 5 तो मीन आया है 4। अगर आप इन दोनों डेटा को अगर गौर से देखें, यहाँ पर जो मीन आया है उसके करीब बहुत सारी वैल्यूज है, 6 दो बार आ रहा है, 5 भी है, 4 दो बार है। तो इसका मतलब इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन होगा वो लोअर होगा, इसका हायर होगा, क्योंकि इसके पास देखिए एक 6 है और एक 4 है, एक ही वैल्यू करीब है, बाकी सब आगे 7 8 2 3 सब दूर है। तो इसका जो हमारे पास होगा वो हायर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इससे पता ये चलता है कि दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए खत्म हो गया, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, द स्टैंडर्ड डेविएशन आर डिफरेंट एंड द मीडियन आर सेम। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं है कमेंट में पूछे जरूर, मैं आपको वापस क्लियर कर दूंगा इस टॉपिक की वीडियो बना के, लेकिन पूछे जरूर, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक और सवाल देख लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतने कॉन्सेप्ट आपकी या जो भी इश्यूज होंगे क्लियर होते रहेंगे। The table below given the distribution of low temperature in degree Celsius for city A and city B over the 31 days in the August। अब ये बेसिकली दो हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, सेल्सियस सिटी और सिटी बी का। ठीक है, क्या टेम्परेचर रहा है, ऑप्शन देखते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टेम्परेचर इन दिस सिटीज कैन नॉट बी कैलकुलेट विद द डेटा प्रोवाइडेड। ये कह रहा है डेटा जो प्रोवाइड किया गया इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी टेबल है, इससे हम निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही कट हो गया, ये सिर्फ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए तो वैसे ही कट हो गया, सही है। अब आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टेम्परेचर सिटी ए एंड सिटी बी इज सेम। फिर कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टेम्परेचर सिटी ए इज लार्जर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिटी बी इज लार्जर। अब हमें चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करेंगे, मीन निकालना पड़ेगा। मीन क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है, मीन क्या आ रहा है वो निकाल के चेक करेंगे, इसके बाद हमें पता चलेगा कि बेसिकली हमारा सही आ रहा भी है कि नहीं।
तो मीन कैसे निकालेंगे हम, सारी वैल्यूज को प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 18 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 2 × 18 प्लस 4 × 19 प्लस 20 × 20 प्लस, आई होप आपको मीन निकालने आता होगा, नहीं आता प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखें आप। ये 21 हो गया प्लस 22, टोटल डेटा हमारे पास कितना हो गया, 31 डेज का है। तो डिवाइड बाय 31 कर लेंगे तो ये आ गया 19.93, इसका हमारे पास मीन आया है। अब इसका चेक कर लेते हैं, मतलब करीब करीब देखें तो 20 बन रहा है, अगर आप नोट करें 19.9 को राउंड ऑफ करेंगे तो 20, मतलब ये हमारे पास मीन 20 बन रहा है, सही है। इसी तरीके से अब इसका भी चेक कर लेते हैं, 4 × 18 प्लस 7 × 19 प्लस 7 × 20 प्लस 6 × 21 प्लस 7 × 22 डिवाइडेड बाय 31, इसका क्लियरली हमारे पास आ रहा है 20.16। तो ये भी, इसका भी आप हम अप्रॉक्स करें तो दोनों का मीन 20 के करीब आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि किसका हायर है किसका लोअर है। देखिए इसका मीन हम राउंड ऑफ करें तो 20 के करीब आ रहा है, और 20 के करीब बहुत सारी वैल्यू, क्योंकि 20 खुद भी अगर आप देखें तो बहुत सारी वैल्यूज उसके करीब करीब है। जो मीन आ रहा है 19.93, उसके करीब 20 की 20 वैल्यूज मौजूद है। और यहाँ हम देखें तो 20.1 आ रहा है, उसके करीब वैल्यू अगर कंपैरिजन करें ए से, तो बेसिकली यहाँ पर जो मीन है उसकी वैल्यू जो आप आगे पीछे वैल्यू है वो थोड़ी दूर है मीन के। तो अगर कंपेयर करें ए से तो ए का जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो लोअर होगा, क्योंकि अगर आपकी मीन के करीब करीब ज्यादा वैल्यूज होंगी तो वो लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है, और अगर आपकी मीन से दूर होंगी, वैल्यू स्प्रेड हुई होंगी, तो वो हायर कहलाता है। ऑप्शन में हायर पूछा गया है तो हमें पता है कि हायर जो है बी का है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टेम्परेचर सिटी बी इज लार्जर, मतलब हाई मतलब लार्जर या हायर। तो लार्जर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ है, सिटी बी के अंदर है। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। तो यहाँ हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंप्लीट हो गया है, आई होप क्लियर होगी। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको आज की वीडियो में निपटा रहे हैं ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए चीजों में। एक टॉपिक है व्हाट इज मार्जिन ऑफ एरर। सम क्वेश्चन विल टेस्ट मार्जिन ऑफ एरर विच इज अ रेंज ऑफ परसेंटेज रेदर देन नंबर। हम रेंज निकालते हैं नंबर्स का, तो यहाँ बेसिकली रेंज ऑफ परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। A margin of error give a range from random sampling error in a survey or pool. It indicate how much the result might change if the pool was repeated or if the entire population was asked instead of random sample. ठीक है, for example, if a survey shows that 70% of the randomly sampled test take prepare digital set to the prepare paper and pencil set, and there is a margin of error of plus minus 5%, that's mean it is high likely that between 65 to 75 of all the test make a preferred digital set. ठीक है, तो 70% यहाँ पर वो सर्वे बता रहा है, तो हम अगर मार्जिन ऑफ एरर ले तो प्लस माइनस का मार्जिन ऑफ एरर आ रहा है, तो इसको वो 65 से 75% लोगों ने प्रेफर किया है डिजिटल सेट को। ये इसकी छोटी सी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसको देख लेते हैं। Basically, question about a summer beach volleyball league has 750 players in it. At the start of the season, 150 players are randomly chosen and told whether game will be played while it is raining or if the game should be cancelled. The result of the poll showed that 42 of the poll players were preferred to play in the rain, and the margin of error on the poll is plus minus 4%. What is the range of the player in the entirely that could be expected to prefer to play in volleyball in rain rather than cancel the game? तो बेसिकली 750 वॉलीबॉल प्लेयर है, जिसमें 150 प्लेयर का रैंडमली इन्होंने सर्वे लिया गया कि कितने लोग ऐसे 150 का सर्वे लिया, उसमें जब देखा गया कि कितने लोग हैं जो रेन में खेलना चाहते हैं। रिजल्ट ने शो करा कि 42% लोग हैं जो रेन में खेलने के लिए तैयार है। मार्जिन ऑफ एरर वो कह रहा है 4 टू +4 और -4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 42 लोग हैं जो रेन में खेलने के लिए राजी है। ठीक है, अब वो कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ प्लेयर इंटायरली गुड दैट एक्सपेक्ट टू प्रेफर प्ले वॉलीबॉल इन द रेन रादर देन कैंसल द गेम। तो पूरी जो इंटायर लीग है उसके अंदर 750 प्लेयर है, उसमें से बताएं कितने लोग होंगे जो बेसिकली वॉलीबॉल खेलने के लिए तैयार है रेन के अंदर। तो पहले तो हमारे पास डेटा जो है 42% लोग हैं जिन्होंने 42 लोग हैं जिन्होंने कहा है कि वो रेन में खेलने राजी है। तो 42 डिवाइडेड बाय 150, पहले परसेंटेज निकाल लो मैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको कैलकुलेटर में करके चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। 42 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 28% आ रहा है।
28% लोग हैं जो 150 लोगों का सर्वे लिया गया, उसमें 28% लोग हैं जो रेन में खेलने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं करूंगा 28% है डिवाइड बाय 100 किया मैंने इसको, मैं परसेंट से हटा के नंबर देखना चाह रहा हूँ कितने लोग हैं। ठीक है, तो अब 28 टोटल, क्योंकि हमें टोटल लीग का निकालना है, टोटल लीग में बेसिक कितने लोग रेन में खेलना चाह रहे हैं, डिवाइड बाय 100, इसको परसेंटेज से हटाया, मल्टीप्लाई बाय 750, क्योंकि इंटायर लीग में कितने प्लेयर हैं, 750 लोग हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ये अगर करके देखें 28 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 750 तो बनता है 210। तो टोटल जो लोग हो गए वो 210 लोग हो गए जो रेन में खेलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मार्जिन ऑफ एरर गिवन है ±4%, और टोटल लोग हमारे पास कितने जो रेन में के लिए तैयार है यहाँ पर 210 लोग। तो जो परसेंटाइल आया था वो क्या था 28, 28 में +4 करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 32, और -4 करूंगा तो कितना बन जाएगा 24, क्योंकि ये वही लोग है ना जो रेन में खेलना चाहते हैं, और उसकी ये तादाद ये है। ठीक है, ये परसेंटेज की फॉर्म में है, ये नंबर की फॉर्म में बताया गया है, दोनों ही तो इंटरलिंक है। तो अब देखिए गौर से, सबसे पहले मैंने लिया 24% ऑफ 210। ठीक है, तो ये बेसिकली 24 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 210, सॉरी 24 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 750, है मैंने गलती से 210 लिख दिया, 750 होगा टोटल अमाउंट, तो 750 है ना हमारे पास टोटल जो लीग के प्लेयर हमें वही बताना है। यहाँ गलती से मैंने ये कर दिया 750। ठीक है, ये हमारे पास बनता है 180। ठीक है, क्योंकि 28% था उसमें -4 के, अब प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा 32%, 32% ऑफ 750। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं क्या करूंगा 32 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 750, तो ये आ गया 240। तो हुआ क्या, आप गौर से बात समझे, पहले मैंने क्या किया, सर्वे के मुताबिक मैंने देखा कितने परसेंट लोग हैं, 150 लोगों का सर्वे लिया गया, उसमें कितने परसेंट लोग हैं जो खेलना चाहते हैं रेन में, 42 लोग थे, उसका परसेंट बना 28%। फिर मैंने इसको इंटायर जो लीग में प्लेयर 750 उससे हमने उसके नंबर्स निकाले, तो आ गए 210 लोग। ठीक है, लेकिन ये तो हमने डेटा के मुताबिक कर लिया, लेकिन वो कह रहा है इसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर जो 210 आपने निकाले हैं, इसके अंदर ऑफ मार्जिन ऑफ एरर है, वो कितना एरर है +-4 का, तो 28% में -4 किया तो 24 हो गया। अब 24% के हिसाब से मैंने 750 किया तो 180 लोग आ गए। इसी तरीके से +4 किया तो 32% के हिसाब से 750 किया तो 240 आ गया। तो हमें बेसिकली रेंज बतानी है, तो रेंज हमारे पास ऑप्शन बन रहा है डी, 180 से 240 ऐसे प्लेयर हैं जो बेसिकली रेंज में खेलने के लिए तैयार हैं। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। बस ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान है, छोटा सा टॉपिक था, तो आई होप ये क्लियर है। रेयरली आता है लेकिन आने के चांसेस होते हैं इसके। प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान सा टॉपिक, आई होप सब ने आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी इंटर लेवल पे। The probability is a mathematical expression of a likelihood of an event. The basis of probability is simple. The likelihood of any event is discussed in the term of all the possible outcome. To express the probability of an event X, you could count the number possible outcome and count the number of outcome that give you what you want and arrange them in a fraction like this. Basically formula है। अब probability आपको पता होगा, chances को कहते हैं, क्या chances है, डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, क्या क्या होता है, जैसे कि डाइस है उसके अंदर कितने ऑप्शन होते हैं, 6 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, डिवाइड में 6 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, क्योंकि डाइस के अंदर कितने क्या होता है, 1 लिखा होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, तो 6 ऑप्शन होते हैं, तो डिनोमिनेटर में 6 लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं क्वाइन टॉस करता हूँ उसके अंदर कितना ऑप्शन होता है, या तो हेड होता है या तो टेल होता है, 2 ऑप्शन होते हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में हम 2 लिखते हैं। ठीक है, जो जो आपके पास आउटकम आने के ऑप्शन होंगे वो आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, जो हमें चाहिए होता है, व्हाट वी वांट। ठीक है, हमें जो हमें रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन के वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब कैसे क्या करेंगे, सवाल देख लेते हैं, आई होप थोड़ा रिकैप ही होगा, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। आ, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है, अच्छा जी क्वेश्चन हमारे पास, अ बैग कंटेन 7 ब्लू मार्बल्स एंड 14 मार्बल डेट आर नॉट ब्लू। 7 ब्लू मार्बल्स है और 14 ऐसे मार्बल जो ब्लू नहीं है। इफ वन मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, अगर एक मार्बल निकाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल इज ब्लू, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मार्बल ब्लू है। तो अब सिंपल सा रूल है, 7 ब्लू मार्बल्स हैं। ठीक है, टोटल कितने हुए, 7 ब्लू और 14 नॉन ब्लू, तो इसका मतलब टोटल मेरे पास बन गया 21। मतलब इन 21 में से कोई भी आउटपुट आ सकता है। ठीक है, अब मुझे कौन से मार्बल चाहिए, मैंने क्या बताया, न्यूमिनेटर में वो रखते हैं जो हमें चाहिए। यहाँ पर पूछा गया मार्बल ब्लू, कि अगर मैंने एक मार्बल निकाला तो वो मार्बल ब्लू हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो ब्लू मार्बल कितने हैं हमारे पास, ब्लू मार्बल हमारे पास 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 7। अच्छा, इसको लिख नहीं रहा, यहाँ आ जाएगा 7।
अब 7 1 जा 7 3 जा कटिंग, तो आंसर आ गया 1/3 के, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मुश्किल सवाल कुछ भी नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। The table below show the distribution of 300 high school students signing up for elective classes. 300 student elective classes select कर रहे हैं, उसकी बेसिकली डेटा गिवन है इस टेबल के अंदर। If one of the students randomly selected, what is the probability of selecting a student who is junior? क्या प्रोबेबिलिटी की अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो वो जूनियर हो, टेकिंग culinary आर्ट्स, जो आर्ट्स ले रहा हूँ, ठीक है, जूनियर हो और आर्ट्स ले रहा हूँ, वो बताना है। जूनियर ये रहा हमारे पास, और आर्ट्स ले रहा हूँ, ये रहा आर्ट्स। तो अगर इसको मैच करें कितने बनते हैं 30। तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट है, मैंने बताया था जो हमारे पास टोटल आउटकम आ सकते हैं वो हम डिनोमिनेटर, टोटल हमारे पास 300 स्टूडेंट है, 300 नीचे आ गया। ऊपर अब क्या करता है, जो हमें चाहिए जूनियर स्टूडेंट जो आर्ट्स ले रहा है, तो उसकी कितनी वैल्यू है 30, इस यहाँ लिख दूंगा 30। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेस योर आंसर एज अ डेसिमल और फ्रैक्शन नॉट एज अ परसेंटेज। या तो आप इसको डेसिमल में करते, जैसे कि 0 0 कट कर दिया, 3/30 बन गया, फिर कटिंग कर दी तो ये बन जाएगा 3 1 3 1/10। चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन में छोड़ दें, चाहे तो आप इसको पॉइंट डेसिमल में लिख दें 0.1। ठीक है, दोनों एप्लीकेबल है, परसेंटेज वगैरह में लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियरली मेंशन है। तो ये टॉपिक भी हमारा हो गया, बहुत आसान सा टॉपिक था, आई होप क्लियर हुआ, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है बॉक्स ऑफ विस्कर प्लॉट। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसके भी चांस थोड़े रेयरली होते हैं सवाल के आने के, लेकिन आ सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दें आप लोग करे ना, आने के चांसेस होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम होते हैं। ठीक है, a box or a whisker also called a box plot display the 5 number summary of set of data। 5 number summary बताता set of data की। the 5 number summary is, वो summary क्या होती है, minimum, first quartile, median, third quartile and maximum। ये values वो निकाल कर हमें बता सकता है ये whisker plot, या हम कह लें बॉक्स प्लॉट। ये 5 चीजें निकाल के दे सकता है, मिनिमम वैल्यू बताएगा, मैक्सिमम बताएगा, मीडियन बताएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। इन बॉक्स प्लॉट वी ड्रॉ अ बॉक्स फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टाइल टू द थर्ड क्वार्टाइल। A vertical line goes through the box at a medium and whisker go from each quartile to the minimum। अब बेसिकली किस तरीके से बना हुआ होता है इसका कॉन्टेक्स्ट बताया हुआ है। तो बेसिकली एक हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स है। अब मैं इसको रिप्रेजेंट, ये हमारे पास एक लाइन होगी इस तरह से बनी हुई, ठीक है, नीचे हमारे पास एक नंबर लाइन बनी हुई है, ठीक है। अब इसे भी बॉक्स बनाना बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज जो होती है ये हमें बताती है मिनिमम वैल्यू, ये वाली जो एंड पॉइंट है ये मैक्सिमम वैल्यू बताएगा हमें। यहाँ पर एक लाइन बनी हुई होगी वर्टिकली, वो हमें मीडियन बताती है, ये मीडियन, तो ये मीडियन हमें ये बताता है। अच्छा, सही तरह ये हमारे पास मीडियन होता है, जो लाइन बनी हुई है ये हमें बताएगा डेटा मीडियन क्या है, ठीक है। और ये जो लाइंस है हमारे पास, यहाँ पर जहां पर ये लाइन कनेक्ट हो रही है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल होगा, और ये जो पॉइंट है ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल होगा। ठीक है, तो आई होप ये वाली बातें क्लियर होंगी आप लोगों को। ये इस तरह बॉक्स, अब सवाल देख लेते हैं। A box plot above summarize the distribution of the number of songs written each day by two country music producer for a year। By how many songs does the median number of songs written each day by producer B exceeding the median number of producer B। बेसिकली दोनों के मीडियन सबसे पहले निकालना है, सही है। और हमें देखना है by how many song does the median number of song written each day by producer B exceeding the median number of producer A। तो बेसिकली अगर मैं इसका मीडियन देखूं, ये लाइन है, इसको अगर नीचे लेके जाता हूं तो आप देखें 20 और 30 के बीच में, तो इसका मतलब इसका मीडियन बनता है 25, और इसकी लाइन को देखें तो बनता है 40। तो बेसिकली यहाँ क्या लिखे, बाय प्रोड्यूसर बी एक्सीडिंग मीडियन प्रोड्यूसर, एक्सीडिंग द मीडियन नंबर बाय प्रोड्यूसर है। तो बेसिकली हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास मीडियन ऑफ सॉन्ग आ जाएंगे दोनों के, तो वो आ जाएंगे 15। तो बस ये सिंपल सा सवाल था। अब उसमें से आपको मैक्सिमम हो सकता है रेंज पूछ ले, रेंज कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो 50 - 20 कर दूंगा तो 30 रेंज आ जाएगी, तो इससे वो रेंज भी आपसे पूछ सकता है। तो आओ भी क्लियर होगा। क्वार्टाइल पूछ लेगा, तो ये लाइन को आप देख लेंगे प्लॉट करके कहाँ पर ये बन रही है, तो इससे आप फर्स्ट क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल सा टॉपिक था हमारे पास बॉक्स ऑफ विस्कर प्लॉट का, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करें। अगर आप लोग से नहीं होता तो मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। बेसिकली करना क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आपने नंबर लाइन बनानी है जिसपे ये नंबर्स प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस नंबर लाइन में से आपने मीडियन निकालना है, सही है। आपको मीडियन पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। मीडियन निकालना है तो आपने बॉक्स इस तरह बनाना है, और जहां मीडियन आ रहा है वहां लाइन, फॉर एग्जाम्पल आपका मीडियन आ रहा है यहाँ पर, अगर देखें
तो यहाँ पर ऑलरेडी अरेंजमेंट हुई भी है, 1 2 3 10 वैल्यूज है मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मीडियन इन दोनों के दरमियान निकालो तो मीडियन 30 + 34 बन जाएगा 64 डिवाइड बाई 2 62। फॉर एग्जाम्पल 62 32 सॉरी 32 आपका मीडियन आ रहा है। तो जहां पर 32 नंबर लाइन में आ रहा होगा वहां पर आप यू लाइन बना देंगे, ये आपके पास बन गई मीडियन की लाइन। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपके पास जो भी मिनिमम वैल्यू जो भी है 25 है, तो यहाँ आप ये लाइन बना देंगे। और यहाँ पर आपके पास जो हो जाएगा वो आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू जो कि 38 है। और ऑटोमेटिकली हमारे पास क्वार्टाइल सेकंड थर्ड क्वार्टाइल आ जाएंगे क्योंकि अरेंजमेंट आपने कर दिए। तो ये हो गया हमारे पास डन। अच्छा, क्वार्टाइल किस तरीके से निकालेंगे वो भी देख लें, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली ये वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे। ठीक है, ठीक है, इससे हमारे पास निकलेगा फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू निकलेगी। कैसे निकलेगी, यहाँ पर 28 + 29 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास 28.5 कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मिड वैल्यू क्या है, ये दो वैल्यूज है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास ये वैल्यूज है, इनको प्लस करके डिवाइड कर देंगे तो थर्ड क्वार्टाइल आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप क्लियर होगा आप लोग को। अच्छा जी, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, स्टीम एंड लीफ प्लॉट। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये भी, आई होप आप लोगों ने ये चीजें भी पढ़ी भी होगी अपने इंटर लेवल पे या ओ लेवल में पढ़ा हो या आपने मैट्रिक एंड मैट्रिक किया हो। The stream and a leaf plot display numerical data by splitting each data point into a leaf, usually the last digit, and stream leading digit or digit। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास बना हुआ है ये डेटा, ये हमारे पास स्टीम और लीफ बना हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल नंबर है 17 18 20 25 28। तो बेसिकली जो पहला नंबर का पहला डिजिट होता है इसको हम कहते हैं स्टीम। तो हम लिख देते हैं जैसे 1 2 3 4 5 में लिख दिया। ये सारे नंबर्स के पहले डिजिट है जिसको हम कहते हैं स्टीम। अब यहाँ पर देखो तो 1 के बाद क्या लिखा हुआ 7, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 7। ये हो गया लीफ मेरा। ठीक है, अब और कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिसके स्टार्टिंग 1 से हो रही है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और सॉरी 18 है, 18 देखें 18 से पहले भी क्या है 1, तो मैं अब 7 और 8 लिख दूंगा। इसका मतलब है इसका स्टीम 1 है और उनका लीफ 7 और 8 है, जो 17 18 कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला नंबर है 2। 2 का आप देखिए 3 नंबर आ रहे हैं, एक 0 है, एक 5 है और एक 8 है। इसी तरीके से 3 के हमारे पास 4 नंबर आ रहे हैं, 4 दो बार है तो दो बार ही लिखेंगे हम, 7 एंड देन 8। ठीक है, इसी तरह 5 का एक ही नंबर है, 4 का कोई नहीं है, 5 का एक ही 0 तो 0 लिख देंगे। तो ये इस तरीके से हम इसकी स्ट्रीम और लीफ बनाते हैं किसी भी डेटा का। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, स्टीम और लीव आपको बनाई ऑब्वियसली बनाने के लिए नहीं आएगी। सही है, आपने यहाँ से आंसर निकालना है। कैसे निकालना है, ये स्टीम लीव आपको बनाई भी दे दी गई है। ठीक है, सवाल क्या है, हाउ मेनी जू हैव एग्जैक्टली 13 पेयर। ये बेसिकली अब सवाल पढ़ना भूल गया। जू कीपर पब्लिश द फॉलोइंग स्टीम एंड लीव प्लॉट शोइंग द नंबर ऑफ पेयर्स एट ईच मेजर जू इन द कंट्री। ये बेसिकली पेयर्स का मेजर कंट्री के अंदर मेजर जू जो कंट्री के अंदर जू है उनके अंदर कितने पेयर्स हैं उसका डेटा स्टीम और लीव की शक्ल में शो करवाया गया। जैसे कि यहाँ 1 और 8 की बात कर रहा है, 1 और 8 का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट द जू दैट हैज 18 पेयर। उसने यहाँ बताई भी ये बात आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, हाउ मेनी जू हैव एग्जैक्टली 13 पेयर, कौन हाउ मेनी कितने जूज हैं जिसके हमारे पास 13 पेयर है। तो 13 का मतलब पहला डिजिट क्या है 1, तो 1 तो यहाँ है। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 13 है ही नहीं, यहाँ पर तो 18 18 आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब 0 जू है कंट्री के अंदर जिसके अंदर 13 पेयर हैं। आई होप क्लियर होगी बात। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हाउ मेनी ऑफ द जू हैव एग्जैक्टली 26 पेयर। 26 पेयर्स कितने जूस में है। 26 पहला डिजिट क्या है 2, तो 2 ये रहा। अब यहाँ पर 6 आ रहा है, कहीं 6 दो बार आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2। दो ऐसे जूस हैं जिसके अंदर 26 पेयर्स हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, रियल सेट के अंदर आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए टॉपिक का कि उसके अंदर क्या चीजें हैं, उसको सॉल्व करना पूरा आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक चीज पूरी सॉल्व करने आती है तो उससे रिलेटेड सवाल जो बनेगा आप सॉल्व करते, जैसे कि स्टीम और लीफ का टॉपिक है, अगर आपको स्टीम और लीफ बनाने नहीं आती तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, स्टीम और लीफ बनाने के लिए पेपर में नहीं आएगी आपके पास। ठीक है, लेकिन आपको बनानी आनी चाहिए ताकि उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका इतना स्ट्रांग हो जाए। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो फिर आपसे कुछ भी पूछा जाए आप जवाब दे सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर होगी। कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया हो या कोई क्वेश्चन आप खुद कर रहे हो किसी वर्ड बुक से या किसी बुक से आपसे नहीं हो रहा हो, इन टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।